Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, everyone. Morning, sir. Sir, happy winters. Yes, विंटर्स अब आ ही रहे हैं. So how was the test today, everyone? सर वो मार्क्स देखने के बाद पता चलेगा. ओके वाला सर. मैं तो बताऊं. टेस्टिंग का कुछ कभी अच्छा हो ही नहीं पा रहा. हाँ, मैं जितना ये पढ़ लेता कंफ्यूज हो जाते हैं. सर आप पता नहीं पेपर कहाँ से बनाते हैं. नहीं, इस बार जो पेपर बना था वो तो रिलेटिवली इजी था, क्योंकि अगर आपने सिर्फ बुक पढ़ा था तो आपकी मैंने उससे नहीं लिया हुआ था. जैसे मैंने आपको बताया था ना, मेरे ज्यादातर जो पेपर्स बनते हैं. सर बुक पढ़ा था और आपकी पीपीटी पढ़ी थी, फिर भी सर उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके आंसर्स नहीं पता चल पा रहे थे. तो कुछ तो होंगे ही ऐसे. तो सर आप कान सीधा ना पकड़ के उल्टा घुमा के पकड़ते हैं और उसी में हम लोग गोल गोल हो जाते हैं. नहीं, कुछ तो ऐसे होंगे, बट आपने पीछे के क्वेश्चंस भी देखे होंगे. आई होप सो. उसमें आपके पास योगेश सिंह में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल ना. तो अगर आप देखे होंगे तो उसकी भी प्रैक्टिस किए होंगे, उसी से आपको बहुत कुछ. लेकिन उसमें आंसर्स नहीं अवेलेबल थे ना, इसीलिए तो सर जो टिक करो वो समझ में. अगर नहीं थे आप कह रहे हो, तो इसका मतलब आपने बुक नहीं देखा है. आप बुक के पीछे जाओगे. नहीं. हाँ, बुक में आपके सारे आंसर्स अवेलेबल हैं, जितने क्वेश्चंस दिए हुए. सर लेकिन उस चैप्टर के एंड में नहीं अवेलेबल था. चैप्टर के एंड में कब कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि बुक के एंड में. अपेंडिक्स में. अच्छा सर, वो तो देखा ही नहीं सर. हाँ, चैप्टर के एंड में देखा सर, नहीं मिला. चैप्टर के एंड में नहीं थे. तो एक बार तो हमेशा तो ये कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी बुक हो तो नॉर्मली जो चीजें लोग मिस करते हैं उसको मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए. क्या क्या चीज है? आपको हमेशा प्रीफेस पढ़ना चाहिए, फॉरवर्ड पढ़ना चाहिए. बहुत कुछ पूरे बुक के बारे में आइडिया उससे लगता है. शुरुआत की चीज हम लोग सीधे चैप्टर में चले जाते हैं. और एक बार पीछे जरूर देखो कि अपेंडिक्स में क्या क्या चीजें दी हुई हैं. तो जितने भी एमसीक्यू अवेलेबल हैं बुक में, योगेश सिंह में, मैं योगेश सिंह की बात कर रहा हूँ, और वो सॉफ्ट कॉपी तो आप ही ने शेयर किया था इशिता. तो उसमें सारे के सारे. सर हमने पढ़ा भी था सर बुक से, लेकिन उसके एंड में आंसर है ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने उसका ऑब्जेक्टिव खुद ही सॉल्व किया कि कौन सा टेस्ट केस सबसे बेस्ट होना चाहिए. और ये सब जो था, एक टेस्ट केस कब रेग्रेस होने लगता है, सर ये सब जो एमसीक्यूज थे मैंने उसी में से पढ़ा था सर. लेकिन उसमें भी मैंने गेस करके जो मुझे सही लगा था मैंने मार्क किया, और मैंने टेस्ट में भी उसी को मार्क किया. अब सब वो सही होगा कि गलत होगा वो तो नहीं पता, क्योंकि मुझे आंसर्स मिले ही नहीं. नहीं, आंसर सारे थे उसमें. और मैंने काफी हेल्प उस बुक की ली हुई थी, तो आप तब मैं बार बार कह भी रहा था उस बुक को देखने के लिए आपसे. ठीक है, तो मैं एक काम ये करूंगा, बस मुझे थोड़ा सा रिमाइंड कर दीजिएगा कि योगेश सिंह तो सॉफ्ट कॉपी आपके पास है ही ना. और साथ में जो ISTQB मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें कि थोड़ा सा जो क्वेश्चंस हम लोग ने प्रीवियसली देखे हुए हैं, चीजें बताई हुई, वो फोल्डर मैं आपसे पूरा शेयर कर लूंगा. तो आपको अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, सीरीज मिल जाएगी आपको. हाँ, ये है कि आपके लिए रेलेवेंट कोई जरूरी नहीं है कि वो हो. अगर इतना समय है तुम्हारे पास कि तुम उसमें आइडेंटिफाई कर लो, या कोई उसमें इतना इंटरेस्ट लेता है कि ये इस चैप्टर से आ रहा है, चीजें आ रही हैं, तो क्वेश्चंस अलोंग विद आंसर्स, बोथ ऑफ द थिंग्स आई कैन शेयर इट विद यू. बिकॉज जैसे मैंने बताया हुआ था कि हमारा आपका जो डिस्कशन हो रहा है वो इस प्रकार से सिर्फ इतना नहीं हो रहा है कि मैं आपको एक ट्यू क्लियर हूं. अगर कोई मेरे लेक्चर्स और हम लोग के आपस के डिस्कशंस कर रहा है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो एलिमेंट्री सर्टिफिकेशन है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, उसका जो फंडामेंटल पेपर है उसको भी तुम लोग क्लियर कर लोगे. तो उसके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, आई कैन शेयर दैट विद यू ऑल्सो इफ यू डिजायर. बट उसमें टॉपिक वाइज नहीं है अलग अलग, क्योंकि जैसे एक क्वेश्चन पेपर होता है तो क्वेश्चन पेपर्स में तो पूरा मिक्स होता है. तो वो तुम्हें मदद तो बाद में तो मिल ही सकता है, बट अभी भी आइडेंटिफाई अगर किया जाए तो अच्छा मदद तुम्हें मिलेगा. एंड आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स. हाँ,
बट एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि वन थिंग इज दैट यू आर सेइंग दैट यू वेर अनेबल टू सी द आंसर्स एट द एंड ऑफ द बुक, दैट इज फाइन, बट वी ऑल हैव कॉमन सेंस, बट आई बिलीव नाउ दैट कॉमन सेंस इज बिकमिंग वेरी वेरी अनकॉमन। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे एकदम बेसिक चीज पूछूं, फॉर एग्जाम्पल कि बताओ कि इस कैटेगरी में कौन कौन चीजें आती हैं, तो तुमने 3-4 चीजें बता दी, और फिर जो चौथी चीज है कुछ लोगों ने उसको भी टिक किया हुआ है, और वो चौथी जो चीज है वो अगर कोई भी एलिमेंट्री बेसिक चीज जानता है तो वो अपने आप बता देगा कि अरे ये तो ये पता नहीं यहाँ लिखा क्यों है। तो जो हमेशा एमसीक्यू का एक तरीका होता है पैटर्न, मतलब वो करने का कि अटेम्प्ट करने का, वो होता है आपका जो उसमें एलिमिनेट करना, यानी कि हम उन चीजों को एलिमिनेट कर दें जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, और फिर बाकी को देखें कि क्या ये आंसर्स हमारे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ये हमारा तरीका होना चाहिए। बट जब मैं आपके आंसर्स देख रहा हूं, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द रिस्पॉन्सेज हाउ यू हैव गिवन, so I was finding out that it looked like that yes, today we have a quiz, not all of you but some of you, and we have to give something, और हम जो है बस टिक कर देते हैं। so ये अप्रोच नहीं होना चाहिए। we all have to take our quizzes very very seriously। हाँ, तो मैं तो 2 लगातार देख रहा हूं, दोनों क्विज में जितना मैं परफॉर्मेंस उम्मीद कर रहा हूं उतना तो नहीं मिल रहा। इस बार भी मैं एक्सपेक्ट बहुत हाई कर रहा था, क्योंकि मुझे बार बार मैंने शायद बताया था कि क्या करना है क्या करना है, और हाँ उसके बाद भी शायद उस तरीके का मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला है। किसी को कुछ कहना है इसके बारे में? अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी को रखना है? लग रहा मेरी आवाज चली गई। पहुंच रही मेरी आवाज? यस सर। हाँ, तो मतलब क्लास में होते ना हम लोग, तो हम तो सामने सामने नाम लेके कहते भाई तुम्हारा क्या विचार है, तो हम लोग तो ये तो बड़ा कन्वीनियंट होता है ऑनलाइन में, हम चुपचाप बैठ गए हैं। बट डिफिकल्टी कहाँ आ रही है एमसीक्यू में, मैं इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं आपसे पूछा। या तो मेरा अप्रोच कैजुअल हो रहा है, ये भी हो सकता है, बट अगर अप्रोच कैजुअल नहीं हो रहा है, हम सीरियसली कर रहे हैं, तो या तो मुझ में, मैं अपने को भी सोच रहा हूं कि कहीं मुझसे दिक्कत हो रही है, कमी हो रही है, बट मैं आपसे अच्छा परफॉर्मेंस चाह रहा हूं। अदरवाइज हाउ आउट ऑफ 60 मार्क्स द मिनिमम कैन बी 5? क्या हो सकता है? द मिनिमम इज 4 और 5। तो जब क्वेश्चंस ट्विस्टेड हो जा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन मतलब से अगर स्लाइड में या बुक में से डायरेक्टली जो आस्क्ड है, जैसे अब उसका था कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग है, जो भी पॉइंट्स है सब वो हम टिक कर दे रहे हैं। हाँ। तो मल्टीपल चॉइस ऐसा हो रहा है कि उसमें हम टिक कर दे रहे हैं। पर्पस ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग वाला जो क्वेश्चन था, तो उसमें था तो टिक कर दिया, 3 मतलब 4 आउट ऑफ 3 आ रहा, 3 आउट ऑफ 4 आ रहा था, तो उसको कर दिया। तो बट जहाँ वो एक जैसे एक क्वेश्चन था एसयूटी वाला, हाँ। तो सब वो मतलब एक तो कहीं माइंड में नहीं आ रहा था कि वो पढ़ा कहाँ हुआ है। हाँ। और सब वो मतलब एक्सप्लेनेशन के टाइम पे आपने जो एक्सप्लेन किया है वो हम भूल जा रहे हैं। हाँ, अब उसके लिए या तो हम टाइम देके आपके सारे वीडियो लेक्चर्स मतलब क्विज के पहले पूरा रिवाइज करें, तब हम उसको पूरा प्रॉपरली अटेंड कर पाएंगे, और सब वो हो नहीं पाता है। आप मेरे वीडियो लेक्चर्स ना भी देखो, बट कम से कम बुक जो है, जो मैं कह रहा हूं, जैसे चैप्टर एक बार पढ़ लो, उसको पढ़ लो, थोड़ा सा वो ध्यान में रहे तो आपके लिए वो आसान रहेगा। बट उसके बावजूद इशिता, व्हाट आई फील इज दैट यू तभी एक मीडियम स्कोर आएगा। हाँ, मीडियम स्कोर का मेरा मतलब है एवरेज, कम से कम हम मिड बीच में आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे, तभी आउट ऑफ 60 व्हाट आई एम सेइंग। बट अगर मैं पा रहा हूं 3, 4, 5, 10, तो ये शो ये कर रहा है कि शायद उस कंटेंट में मैं उतना अभी थॉरली मैंने या तो पढ़ा भी नहीं है, या मैंने अटेंडेंस डाल दी है, अटेंडेंस तो मेरी थी, या हमने समथिंग देयर इज मिसिंग, समथिंग देयर इज लैकिंग व्हिच आई फील। हाँ, सो ठीक है। अगर मैं तो फिर से कहूंगा ये वाला क्विज इसलिए भी मैं सोच रहा था अच्छा होना चाहिए क्योंकि ये सबसे छोटा था, सबसे छोटा in the sense out of all the 5 chapters units which we were having, this was the smallest one, the third one, because it was only consisting of one chapter of Yogesh Singh,
जैसे अब हम यूनिट 4 शुरू करने जा रहे हैं, तो यूनिट 4 जो है वो 3 चैप्टर्स को लेकर हो रहा है और उसको उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। आपको पता नहीं चला होगा कि यूनिट 2 में थोड़ा टाइम लगा, फिर यूनिट 3 जल्दी से हो गया। तो हमारा यूनिट 3 कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू अदर्स जल्दी हो गया है, बट यूनिट 4 में टाइम लगेगा। यूनिट 5 is a little bit lengthier than 3, but still 3 was the smallest one. That's why I was believing कि इसमें हमें अच्छा स्कोर करना चाहिए था, but कोई बात नहीं। I think we will do better or not, huh? Yes, sir. And for doing better, we need more opportunities. I believe so. For that, we need more quizzes. Yes, and आपने मेरे मुंह की बात कह दी। So AKTU की तरफ से now we have got what is that, a schedule. We have got a schedule, and that schedule is कि हमारे एग्जाम्स कब होने हैं। तो हमारे एग्जाम्स जो है 3rd ईयर 4th ईयर के कब से शुरू हो रहे हैं, आपने देखा है? हाँ सर वेब में है। सब में हाँ, तो हमारा जो शुरू हो रहा है दैट इज इन February, तो और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का शुरू हो रहा है दैट इज इन March। सो वी हैव अ लिटिल बिट टाइम नाउ। हमारा जो एक्सपेक्टेशन था कि हम शायद दिसंबर के एंड में शुरू कर देंगे, वो नहीं होने वाला है। सो व्हाट वी हैव प्लान्ड इज दैट हमने 4th साइकिल की तो बात की ही थी, नाउ वी कैन हैव 5th साइकिल आल्सो। सो इन दैट 5th साइकिल कम से कम हम लोग जो कोशिश ये करेंगे कि हम और इम्प्रूवमेंट भी करें। और मैं आपसे सारे पेपर्स जो मैं बता भी रहा हूँ, जैसे हम जब तक खत्म कर लेंगे तब तक तो पूरा तो SUT का जो IAS-TQB का जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो आपके सीरीज जो मेरे पास टेस्ट पेपर्स रखे हुए हैं, पूरा सिलेबस एज इट इज AKTU का तो नहीं है, बट काफी कुछ तो है। सो यू कैन इवन प्रैक्टिस ऑन दैट, वो आई विल शेयर विद यू। बट जब पूरा 5 यूनिट हो जाए या कम से कम 4 यूनिट तो हो ही जाए, तो आप उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जब ये क्वेश्चंस एज वेल एज आंसर्स दोनों चीजें आपके सामने जब रहेंगी, तो आपको अपने आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और अच्छा मिलेगा इस चीज में, ठीक है? I hope you agree with me. Yes, sir. So I'll just I'm taking a little bit more time today. Time in the sense is that कि मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे आज खास तौर पे क्विज को लेकर। मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं है अभी। I'm just trying to open the what we say the paper which you have given today. So let me open that, and so we can discuss the questions, और at least हमें आइडिया लग जाएगा। जो आज 2 बच्चों ने नहीं दे पाए हैं एग्जाम्स, बट द रेंज which is there, that is between 5 to 47 out of 60, and जो एवरेज आया हुआ है that is 28 marks। तो हम अगर चाहेंगे तो थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं। हाईएस्ट जो आपकी आया हुआ है 60 में, दैट इज 47। ओके, सो आई जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू, दिस वन जो हमारे पास पेपर है। दिख रहा बेटा? आया? yes sir Yes, sir. Okay, so let's look at the questions one by one, and इसको हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग की बात कर रहे थे। तो रिग्रेशन टेस्टिंग कहाँ पर हो रहा था? ज्यादातर हम बात क्या कर रहे थे, हमारा जो प्रोडक्ट था वो जो है वो बन जा रहा था, और बनने के बाद हम जब मेंटेनेंस फेज में आ रहे थे, तो मेंटेनेंस फेज के केस में जो है वहां पे कोई एरर आ रहा है, कोई बग आ रहा है, या हमें मेंटेनेंस करने की जरूरत आ रही है, यानी कंप्लीट होने के बाद अगर चेंजेस आ रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर में, तो वहां पे हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है? सो मेन यहाँ पर क्या है, रिग्रेशन टेस्टिंग शुड बी परफॉर्म्ड आफ्टर देयर आर चेंजेस इन द सॉफ्टवेयर, जो कि हमारे मेंटेनेंस टेस्टिंग में है। खैर काफी लोगों ने इसको जो है सही किया भी है, ठीक है? Now this regression testing is primarily related with अगर हम चारों ऑप्शन देखें, यस फंक्शनल टेस्टिंग का पार्ट है, बट यहाँ पर जो प्राइम एक आंसर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, दैट वाज
मेंटेनेंस टेस्टिंग। बाकी जो तुम दो देख रहे हो, ये दो चीजें तो जैसे डेटा फ्लो टेस्टिंग है, ये तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है। फंक्शनल टेस्टिंग जो है ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की बात हो रही है। बट हमारे दोनों तरह की एक्टिविटीज मेंटेनेंस में हो सकती हैं, बट चूंकि टाइम कम रहता है उस केस में ब्लैक बॉक्स पे फोकस ज्यादा रहता है। बट अगर कहीं कोड देखने की जरूरत पड़ी तो हम शायद उसको भी देखेंगे ही। बट अगर एक आंसर जो एकदम क्लियरली लग रहा है कि जो ठीक है, दैट इज मेंटेनेंस टेस्टिंग पार्ट। डेवलपमेंट टेस्टिंग तो हो ही सकता किसी भी तरीके से, क्योंकि डेवलपमेंट टेस्टिंग के केस ये है ही नहीं। ठीक है। Which of the following is not achieved by regression testing? I think modified program में हम एरर देख ही रहे हैं। हम कॉन्फिडेंस जो है हमारे मॉडिफाइड प्रोग्राम में जो है वो करेक्ट रहे। मॉडिफाई अगर हमें करना पड़े वो तो ठीक है ही। हमारा प्रोग्राम जो है लगातार ठीक से काम करता रहे वो तो है ही। तो हम अगर देखें तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ये तीनों हमारे सही हैं। फंक्शनैलिटी की बात हम कर रहे हैं तो इनिशियल लेवल पे जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तब तो हम फंक्शनैलिटी चेक कर लिए होते हैं। यहाँ फंक्शनैलिटी और फंक्शनल टेस्टिंग दो अलग अलग चीजें की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो मेरा बात आ रही थी कि इंक्रीज द फंक्शनैलिटी, तो इंक्रीज द फंक्शनैलिटी का मतलब होता है कि अगर हमने कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी को जोड़ा हुआ है, दिस मे और मे नॉट हैपन। ठीक है। आगे हम आते हैं तो which activity is performed in crisis situation and under greater time constraint। तो quite obvious सी बात है, जब हम रिग्रेशन टेस्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे थे तो उसमें हम ये बात पा रहे थे कि हमारे पर टाइम कांस्टेंट ज्यादा हो रहा है। बाकी तो कोई कॉन्सेप्ट इसमें एज सच आ नहीं रहा है। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन की बात हो रही है, वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि थ्रू आउट टेस्टिंग कहीं ना कहीं लगता है। और डेवलपमेंट टेस्टिंग डेवलपमेंट के दौरान की बात हो रही है, जब हम लोग सॉफ्टवेयर को बना रहे होते हैं। तो ये मेनली खैर काफी बच्चों ने सही किया है, 19 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28। स्टिल कुछ लोगों ने जो है इन तीन पे भी सिलेक्ट किया है। तो हम बार बार कह रहे हैं कि एलिमिनेट वो चीज कर दो जो बिल्कुल हो ही नहीं सकती है, उसको हमें एलिमिनेट कर देना चाहिए। इन प्रायोरिटाइजिंग व्हाट टू टेस्ट, प्रायोरिटाइजिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है। तो तमाम एक इंपॉर्टेंट उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हमारा एक जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हाई रिस्क एरियाज हैं उनको तो हम जरूर टेस्ट करें। ठीक है। A regression test will help to ensure that unchanged areas have not been affected। यानी कि एक वो पार्ट हो गया जो मॉडिफाई किया, वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे, बट उससे रिलेटेड जो जिसको हमने चेंज नहीं किया है उनको भी हमें इफेक्ट नहीं करना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव टिक्ड इट करेक्ट, हाउएवर स्टिल सम हैव नॉट डन इट। हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग के चैप्टर में हैं, तो शायद रिग्रेशन टेस्टिंग का जो आंसर मतलब मोर और लेस जो आंसर्स हमें मिलेंगे वो रिग्रेशन टेस्टिंग से ही रिलेटेड मिलने वाले हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस इम्पैक्ट एनालिसिस मोस्ट, क्वाइट ऑब्वियसली रिग्रेशन टेस्टिंग का ही इसमें आंसर आएगा। यहाँ पर तो हम बाकी चीजों को आंख बंद करके अगर एलिमिनेट कर देते, अगर हमें क्लैरिटी ना हो चीजों को लेकर, बट ये इतना तो क्लैरिटी हो कि हमें ये मालूम है कि हमारा डोमेन अब की क्या है, वो है रिग्रेशन टेस्टिंग, तो शायद अपने आप आंसर हमारा यहाँ पर सही हो। देन वी कम अबाउट, तो हमने तो ये तो लास्ट सरप्राइज में लिया था आपसे टेस्ट, और मैंने बाद में आपको स्नैपशॉट भी भेजा था व्हाट्सएप ग्रुप पे कि हमारे आंसर क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो 2 लाइन की डेफिनेशन थी। तो ये जो जैसे आपका अगर देखें क्वेश्चन जो बना हुआ है ये उसी लाइन को से जोड़ के बना हुआ है। तो परफेक्टिव मेंटेनेंस, अडैप्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस, मैंने चारों की डेफिनेशन दी हुई थी, और ये चारों आपका एक तरीके से एमसीक्यू में उसके डेफिनेशन के बेसिस पर ही हमारे आए हुए हैं। ठीक है। चेंजेस मेड टू अचीव continuing compatibility with the target environment or other systems, that is known as adaptive maintenance। I think ये तो अगर डेफिनेशन हमें इसमें क्लैरिटी हो इन सब चीजों की तो हमें क्लियर होगा। इसी तरह से करेक्टिव अगर मेंटेनेंस की अगर हमें डेफिनेशन याद हो तो ये सिंपल सा है आंसर। बट स्टिल आई डोंट नो व्हेन वी आर सेइंग इट इज कॉल्ड ऑल ऑफ द मेंशन्ड, इस 7 लोगों ने ऑल ऑफ द मेंशन को क्यों टिक किया, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अगर हमने गलत भी किया तो मैं किसी ना किसी मेंटेनेंस के कैटेगरी में किया। तो ऑल ऑफ द मेंशन जो एक ऑप्शन आ रहा है, स्टिल अगर तुम देखोगे इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में, हाउ कैन एन आंसर एवर बी ऑल ऑफ द क्वेश्चंस? इसका कुछ हमें आंसर एक्सप्लेनेशन कोई दे सकता है जिसने टिक किया हो ऑल ऑफ द मेंशन? बाकी में मैं मान सकता हूं कि हमें डेफिनेशन नहीं याद थी, वो हमसे ध्यान से उतर गया या कुछ हो सकता है, बट हाउ कैन इट इज कॉल्ड
ऑल ऑफ द मेंशन, ये एकदम डायरेक्ट हम एलिमिनेट नहीं कर सकते थे एनीवन। बेटा कोई बोल सकता है? क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूं ना कि हम लोग जो मैं कह रहा हूं ना सीरियसली, तो बेसिक कॉमन सेंस लो। तो बेसिक कॉमन सेंस में पहले लेवल पे तो क्या आता है कि हम उस चीज को तो एलिमिनेट कर दें बिल्कुल ही, जो लगता है कि पता नहीं यहां लिखा क्यों है, उसको तो हमें लिखना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हाँ, अगर देखा जाए अब एक फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो बना रहे हैं हम लोग एमसीक्यू, तो हमें भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि एमसीक्यू बनाने में भी दिक्कत आ रही है। तो कभी कभी कुछ चॉइसेस ऐसी लगती होंगी जो लगता है कि वो यहाँ होनी ही नहीं चाहिए, बट वो चॉइस बनी हुई है, तो उसको तो हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। यहां कोई ट्विस्टेड नहीं है। और इज इट ट्विस्टेड? या तो मैं स्पेसिफिकली नाम लेके पूछूं कि भाई मैं देखूं कि ये किसने लिखा हुआ था ऑल ऑफ द मेंशन, बट मैं देख रहा हूं 25% इन इवन इन द प्रीवियस करेक्टिव मेंटेनेंस, इन द प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ मेंटेनेंस, टाइप ऑफ मेंटेनेंस। और इस वाले में भी 25% लोग आंसर दे रहे हैं ऑल ऑफ द मेंशन। दैट वाज अ लिटिल बिट सरप्राइजिंग फॉर मी। हम इसको जो है ना देते तो ठीक था, कुछ और दे देते तो हम कह देते कि भाई हाँ हमें याद नहीं था। टेस्ट केसेस आर प्रायोरिटाइज सो दैट, क्यों प्रायोरिटाइज करते हैं? सारे के सारे कर दें तो सबसे अच्छा है, रिस्क उसमें सबसे कम होगा, बट बेस्ट टाइम अवेलेबल में हम जो टेस्टिंग जो सबसे अच्छी कर सकते हैं हम उसको करने की यहाँ पर करते हैं, इसलिए हम प्रायोरिटाइजेशन करते हैं। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन सिस्टम का तो मैंने खुद एग्जांपल भी लिया था अपने लेक्चर के दौरान। तो ये सारे के सारे अगर देखा जाए हमारे रिस्क के कैटेगरी हैं, यहाँ ऑल ऑफ द मेंशन हो सकता है। क्या काफी लोगों ने इसको दिया है, फिर स्टिल 2/3 ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ने करेक्ट किया हुआ है, 1/3 स्टिल आर हैविंग सर्टेन डाउट्स इन कि स्पेसिफिक कुछ ही चीजें हमारी रिस्क हो रही हैं। यू कैन लुक एट इट अगेन। इफ वी मिनिमाइज द सिलेक्टेड टेस्ट केस, देन यस, मिनिमाइजेशन इज अ रिस्की प्रोसेस। हमने ये बात बताई हुई थी, तो इट इज रिस्की, इट इज नॉट अ सेफ टेक्निक। ये तो इसलिए हो ही नहीं सकता। इट इज नेवर डन, ये तो है ही नहीं, क्योंकि हमने इस मिनिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट को तो डिस्कस किया है अपने लेक्चर्स के दौरान। तो ये रिस्की वाला पार्ट यहाँ पर आप अपने आप बाकी को एलिमिनेट कर दो, तो कॉमन सेंस यही कहेगा हम इस वाले को टिक अपने आप कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है? अगर हमें डेफिनेशन प्रायोरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही क्लियर है तो अपने आप हम बता सकते हैं किस ऑर्डर में किस टेस्ट केस को हम लोग एड्रेस करेंगे, किस ऑर्डर में हम किस टेस्ट केस में को एड्रेस करेंगे, हम उसी के बेसिस पर ही हम बता सकते हैं कि ये प्रायोरिटाइज, उसको ही हम प्रायोरिटाइजेशन कह रहे हैं टेस्ट केसेस में। ठीक है। रिग्रेशन टेस्टिंग कैन बी ऑटोमेटेड, दोनों चीजें होती हैं, मैनुअल भी होता है, ऑटोमेशन भी होता है। ऑटोमेशन में हमने बात किया था कि हमारे पास अगर कुछ चीजें और रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्ड एंड प्ले का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको ध्यान बोला होगा, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया हुआ था। ठीक है, तो बस बोथ मैनुअली एंड ऑटोमेशन कुड बी डिपेंड एंड इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, दैट इज करेक्ट। Which of the test cases selection technique is safest? Quite obvious सी बात है, सब कुछ सिलेक्ट कर लो, सबसे आसान है और सबसे लेस रिस्की है, बट ये चीज हमारे पास हम कर नहीं पाते हैं, बट दिस इज द मोस्ट प्रेफरेबल विदाउट एनी रिस्क। ठीक है। Which of the following is most benefited? ये वही रिग्रेशन टेस्टिंग में हम जब ऑटोमेशन की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हम लोग टेस्ट को कैप्चर करें और रिप्ले करें या रिकॉर्ड एंड प्ले करें, सो दैट इज रिग्रेशन टेस्टिंग। यहाँ दिस वाज द क्वेश्चन which I think only one person did not give the correct answer. Majority, 27 of the 28 students have given the correct answer. ठीक है। The version of a component that has passed, ये definitions एक PPT में भी दी हुई थी, baseline version, delta की build की बात हुई थी, तो ये उसी definition से ही हमारा जो है MCQ का ये क्वेश्चन ये बना हुआ था, तो इसको हम लोग baseline version कहते हैं, जो हमारा पास प्रीवियसली जस्ट हो चुका है। Which of the following is incorrect? It is performed under pressure of release date. रिग्रेशन टेस्टिंग, क्योंकि यहाँ रिलीज के बाद तो हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, तो हम अगर रिलीज डेट का बात ला रहे हैं तो उस केस में अगर देखा जाए तो ये डेवलपमेंट के दौरान की बात हो रही है। ठीक है। एंड हम लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने इसको कहा हुआ है, इट हैज टू बी डन मेनी टाइम्स इन द लाइफ टाइम। दिस इज इनकरेक्ट। हाउ? ये तो आपके पास चेंजेस मेंटेनेंस के तमाम कैटेगरीज होते हैं, तो मेंटेनेंस तो हमारे अलग अलग तरीके के बार बार हो सकते हैं,
तो अगर रिग्रेशन टेस्टिंग को देखो तो रिग्रेशन टेस्टिंग तो हम लोग बार बार कर सकते हैं, नॉट और डेवलपमेंट टेस्टिंग हम एक बार करते हैं, ठीक है। What are fault revealing test cases? These are those test cases that reveal the faults in the modified program. ये definition है, simple direct definition है जो कि आपसे पूछा गया था. What are modification revealing test cases? Those test cases that reveal the differences in the output of the original program and modified. ठीक है. So and modified program. ये direct definition है. A changed version की बात हम लोग कर रहे हैं that has not yet passed a regression test that is known as delta version. Fine. ये definition था. Which prioritization technique is used when we assign equal importance to probability occurrence and impact of problem in risk matrix? तो ध्यान यहाँ रखो क्या बोला हुआ है, equal importance to probability of occurrence and impact of problem. तो जब हम equal यहाँ बोल रहे हैं तो how can the answer where it is threshold based on high probability of occurrence? तो यहाँ तो equal का concept ही नहीं आया है, हमने high बात बोल दी. So this cannot be at all true. तो जब हम बात करते हैं diagonal quadrant की तो वहां पर हमने इस concept को हम लोग इसके बारे में हम लोग discuss किए हुए थे. Then changes made to increase robustness, maintainability, portability, other features ये preventive maintenance की definition से related है. Which is not the way to organize a risk matrix. इसमें अगर देखें तो हम लोग अलग अलग तरीके के क्वाड्रेंट्स जो बनते हैं, अलग अलग प्रायोरिटीज दे सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया है. बट टेस्ट केसेस को जब तक हम प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे किसी तरीके से तब तक नहीं हो सकता. सिर्फ टेस्ट केसेस रहे ऐसे ही रहे तो थ्रेशोल्ड बेस्ड ऑन टेस्ट केसेस, मेजॉरिटी लोगों ने इसको खैर ठीक भी किया हुआ है. Which regression test selection technique is more useful among the three? Randomly भी risky है. Randomly अगर हम कर रहे हैं तो उस केस में अगर देखा जाए हम मान रहे हैं कि इक्वली जितने भी टेस्ट केसेस हैं वो इक्वली केपेबल हैं कि वो सारे के सारे जो रिस्की चीजें हैं वो आइडेंटिफाई कर लेंगे. Whereas select all test cases possible नहीं हो पाता है. और ये वाला पार्ट कि हम चलो ठीक है 50% कर लेते हैं, ये भी एक क्राइटेरिया नहीं है. तो मेनली अगर हम इन चारों में देखें तो मॉडिफिकेशन ट्रैवलिंग टेस्ट केस की बात हो रही थी. यहाँ पर हम any time you modify an implementation within a program, you should also do regression testing. You can do by rerunning existing test against the modified code. Majority of the students have correctly ticked this one. Regression testing of multitasking real agent. ये twisted मैं कह सकता हूँ. यहाँ हम multitasking की बात करें और real time system की बात करें, दोनों चीजें. तो रियल टाइम सिस्टम को उसी तरीके से हम रिप्रोड्यूस कर पाए ये आसान काम नहीं होता है. रियल टाइम सिस्टम को उसी तरीके से रिप्रोड्यूस कर लिया जाए, दैट इज नॉट. रन तो हो जाएगा, रन पॉसिबल है कि हम फिर से कर ले, बट शायद सेम सिचुएशन को रिप्रोड्यूस कर ले, दैट इज अ लिटिल बिट टफर वर्क. तो इसमें जो मेन आंसर आना था एक तो टेस्ट सिलेक्शन प्रॉब्लम एज वेल एज द रिप्रोड्यूसिबिलिटी प्रॉब्लम. रनिंग इज नॉट दैट मच एन इशू. रनिंग तो कर सकते हैं बट इट मे बी पॉसिबल कि वो सेम तरीके से ना रन हो, हम उसी तरीके से रीरन करने की जब हम बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक रिप्रोड्यूसिबिलिटी प्रॉब्लम ज्यादा है. ये हमें थोड़ा सा ट्रिकी इसको कह सकते हैं. ये एक डेफिनेशन दिया हुआ था डायरेक्टली. एंड एग्जीक्यूटेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एसयूटी सिस्टम अंडर टेस्ट. एसयूटी स्टैंड्स फॉर सिस्टम अंडर टेस्ट that contains all the delta and baseline components is called delta build. Okay, this is a simple definition. The purpose of risk matrix is to capture identified problems, estimate their probability of occurrence with impact, and rank the risk. Majority of the students have done it correctly. So this was the required answer here. ये हमारे section A की बात आ रही है. Anyone खैर चलो अभी सेक्शन बी भी कर लेते हैं, फिर आपसे बात हम करते हैं. नाउ सेक्शन बी में तो एक सबसे बड़ा एक चैलेंज ये होता है कि हमें इसमें मार्क्स तब मिलते हैं जब हमारे जितने भी सही हैं वो सारे के सारे अगर हमने टिक कर दिए हैं तो. सो रिग्रेशन टेस्टिंग प्रोसेस में इंक्लूड इन तीनों के बारे में तो हमने कहीं ना कहीं बात किया. रिक्वायरमेंट गैदरिंग तो एक कॉन्सेप्ट है जो शायद हमने एसडीएलसी के फेजेस में बात किया हुआ था या एनालिसिस की जब बात कर रहे थे. तो दिस यू कैन से ऑप्शन इज टोटली इनकरेक्ट. रिक्वायरमेंट गैदरिंग इसको तो हम ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे, बाकी तीनों हमारे यहाँ पर सही हैं. ठीक है. रिस्क शुड इंक्लूड, ये डेफिनेशन अगर हमें रिस्क की याद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ प्रॉब्लम एज वेल एज द इंपैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम. तो जिसको डेफिनेशन याद थी
उसने ठीक कर दिया 25-25, whereas अदर ऑप्शंस डेफिनेशन अगर नहीं आती तो फिर गलत लोगों ने चूज किया हुआ है। रिग्रेशन टेस्टिंग शुड बी टाइटली लुक टू, जो इसमें ऑप्शन सही आ रहा है, फंक्शनल टेस्टिंग एंड बी बिल्ड फ्रॉम द सक्सेसफुल टेस्ट केसेस डेवलप्ड एंड यूज्ड इन री-टेस्टिंग। इसमें दिस वाज द रिक्वायर्ड आंसर। A system under test SUT is set to regress। तो रिग्रेशन में रिग्रेस का कॉन्सेप्ट अगर हमें याद है, so these were the two things जो हमें बताना था। प्रोग्रेसिव टेस्टिंग अगर कहीं वर्ड आ गया तो इसको हम अपने आप ही एलिमिनेट कर सकते थे। नो चेंजेस आर डन, तो ये भी अपने आप एलिमिनेट हो जाता था, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर देते, यही दोनों हमारे बच रहे थे, which were the required answer। Which is of the following is correct with respect to development testing? तो यहाँ पर we want to only test the modified portion of the source code। यही चीज जो है वो इनकरेक्ट, ये जो चीज है यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, we write the test cases in development testing। development testing जब हम कर रहे होते हैं तो सारे जो हमारे पास पोर्शन ऑफ कोड है सभी को हम टेस्ट करते हैं, और डेवलपमेंट टेस्टिंग में हमारे पास एक सेपरेट एलोकेशन ऑफ बजट भी है और टाइम भी है। यहाँ मॉडिफिकेशन की जब बात हो रही है एक पर्टिकुलर सोर्स सेगमेंट ऑफ कोड का, तो वहां रिग्रेशन की बात हो रही, तो और ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, ये डेवलपमेंट टेस्टिंग से रिलेटेड था। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन रिग्रेशन टेस्टिंग प्रोसेस। तो एक हम लोग ने डायग्राम बनाया हुआ था, याद करो पीपीटी में भी था, तो उसमें ये तीनों स्टेप्स कहीं ना कहीं आ रहे थे। प्रोग्रेसिव टेस्टिंग तो आंसर आ ही नहीं सकता था जो 11 लोगों ने सही किया हुआ है। रिग्रेशन की बात हो रही थी तो प्रोग्रेसिव ऑटोमेटिकली हम लोग डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते थे, इसको तो हमें टिक करना ही नहीं था किसी तरीके, किसी भी कारणवश। if the selection of test cases in regression testing is done randomly, so in that case then it may be done to reduce। क्यों कर रहे हैं हम, रिड्यूस कर रहे हैं, ये सही होगा। देयर वुड नॉट बी एनी रिस्क इन्वॉल्व, ये तो हो ही नहीं सकता, हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि रिस्क तो इन्वॉल्व होगा ही। रैंडमली अगर करने की जरूरत पड़ रही है तो शायद रिसोर्सेज और टाइम जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं उसके बेसिस पे हो रही है, और अगर हम रैंडमली कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सब इक्वली गुड है, हम यहाँ पे ना कोई प्रायोरिटाइजेशन कर रहे हैं ना कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। द रिस्क एनालिसिस टेबल में जब हमने टेबल बनाए हुए थे तो चारों ही पार्ट्स हमने कहीं ना कहीं शो किए हुए थे, तो इस केस में तो हमारे चारों चीजों को हमें टिक करना चाहिए था, ठीक है। Then which of the statements are correct with respect to regression testing? So regression testing can be done used for correctness of a program and for tracking the quality of its output. तो quality के साथ तो relation है ही, how can someone say that it has no relation with quality or it is the same as progressive testing? So these two parts we can eliminate it on our common sense basis also, अगर हमें basic चीजों की understanding है। out of which regression testing should be performed after the software has changed। कोई चेंजेस होंगे तभी तो करोगे, एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं यानी चेंज हो रहा है तभी हम करेंगे, ये नहीं कि हम लोग ने इसको पीरियोडिकली एवरी वीक या हम लोग अक्सर इस चीज को करेंगे, ठीक है। रिग्रेशन टेस्टिंग इज हेल्पफुल इन, बाकी तीन ऑप्शन सही है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा है, तो एसडीएलसी का एक पर्टिकुलर फेज है, अपने आप हम डायरेक्टली इसको एलिमिनेट कर सकते थे। which are the strategies to follow, what are the strategies to follow while conducting regression testing? तो हम लोग ने कहीं ना कहीं इन चारों स्ट्रेटजीज के बारे में बात किया था। हाँ, इम्पैक्ट सबका अलग अलग होगा, ये बात बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ। Then which of the following statements are correct? So it is different from regression testing, development and regression are different, and development testing is same as progressive testing। ये दो ही पार्ट सही थे, बाकी में हम लोग थोड़ा सा हाँ ये है कंफ्यूज हो रहे थे, बट दीज वेर द टू क्वेश्चन पार्ट्स जो एकदम बिल्कुल करेक्ट हमारे आ रहे हैं। स्टेटमेंट अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें हम लोग सीधे कर सकते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग सर्व्स द पर्पसेस लाइक, सो ऑल द फोर वेर करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस, जो हमने ऑप्शन दिए हुए थे चारों हमारे यहाँ पर सही थे। एंड सम सॉफ्टवेयर इनएविटेबली चेंजेस, क्यों चेंज करने पड़ रहे हैं, तो हमने जो आपको पॉइंट्स बताए हुए थे इन शुरुआत जब चैप्टर को कर रहे थे, तो वो जो पॉइंट्स थे वो सारे कहीं ना कहीं हम लोग को यहाँ पर दिख रहे हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल द फोर आल्सो आर करेक्ट, ठीक है। So all of you please open your cameras first of all, and I hope सब लोगों ने अपना chat box में अपने नाम and roll number डाल दिया है। But this was about the quiz. Now if you have just seen the what you say, we have discussed the solution. Do you really feel कि
It was that tough? Was it that tough? Anyone? Few questions were tough. Obviously, I agree with that. और कुछ तो tough होने भी चाहिए, ये मैं नहीं कहूँगा. But I think if along with well, आज हम snapshot लेंगे सब लोगों का. Please everyone open your cameras. Hello, hi there. हाँ, और ये बात एक बात बताऊं, बीच में और भी लोग आएंगे. हो सकता है बीच में डीन आ जाए, हो सकता है बीच में कोई और आ जाए. आपके क्लास अगर बीच में होंगे तो अचानक आपको लगेगा बीच में कोई साथ में बैठा हुआ है. बैठा हुआ है मतलब फिजिकली नहीं, वर्चुअली एंटर करा होगा. सो यू हैव टू बी कॉशियस बिकॉज मैं भी दूसरों के क्लासेस में जाता हूं, कोई मेरे में भी आ सकता है. सो एवरीवन प्लीज जस्ट ओपन योर कैमरास एंड जस्ट आई वांट टू नो योर व्यूज. Was it that tough? Anyone? I don't think so. It was a combination of It was quite tricky. मतलब tough नहीं था but tricky था. हाँ, ट्रिकी कह सकते हैं, बट ट्रिक का मतलब यहाँ था कि आई थिंक कॉमन सेंस ज्यादा था रादर. सो अगर हम कूल होके सिर्फ कॉमन सेंस का यूज करते हुए चीजों को एलिमिनेट कर दें. और एमसीक्यू में हमेशा ध्यान रखो कि you try to eliminate those things which are you know that this cannot be at all, it can be correct. ये है ही नहीं करेक्ट, तो इसको तो बिल्कुल ही हटा दो. हाँ, ये तो इनिशियल लेवल पे कर देना चाहिए. अब जो थ्योरी होती है तो थ्योरी में हम लोग लिखते जाते हैं. तो हाँ, लिखते चलो, कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे. कुछ सही होगा, कुछ गलत होगा, बट इसमें तो आपका टू द पॉइंट, या तो सही या तो गलत ना. सो और बाकी किसी को कुछ पूछना है तो एनीवन? मुझे भी कोई टेंशन अभी इसलिए नहीं है क्योंकि आज एक तो हमें डिस्कस कर लिया और साथ में मेरे पास मुझे भी पता चला फरवरी में है. यस, तो आई हैव टाइम. तो मैंने कहा कि आज जो है, आज हम पहले इसी में बात करेंगे. Anyone would like to ask anything? आपके पास एक कॉपी जरूर आती होगी आई थिंक जो आपने रिस्पॉन्सेज दिए हैं. और उसके बाद भी अगर आपको कहीं किसी चीज में कंफ्यूजन होता है बाद में तो आप मुझसे पूछ लीजिए. और एक चीज ध्यान रखो, योगेश सिंह में आपके पास एमसीक्यूज एज अ सैंपल सब सारे चैप्टर्स में अवेलेबल भी हैं. करीबन 15-20 सवाल आपके सब में हैं और पीछे आंसर्स भी दिए हुए, शायद नहीं देखा है तो एक प्रैक्टिस करने के लिए वो भी है. और कुछ तो सवाल उससे दूंगा, ये थोड़ा होगा कि बिल्कुल ही नहीं दूंगा. ठीक है, तो हम लोग को शायद मालूम नहीं था. बुक सबसे पहले तो मैं यही देखता हूँ, मैं पढ़ता बाद में हूँ. जब कोई बुक लेता हूँ ना, पहले देख लेता हूँ मेरे लिए कौन चीज कहाँ क्या रेलेवेंट है, उसको तो जरूर देखना चाहिए और उसके बेसिस पर फोकस करना चाहिए. ठीक है. So that was for today, and tomorrow we'll start Unit 4. Unit 4 is consisting of 3 parts. 3 parts में हम लोग पहले levels of testing को discuss करेंगे. Levels of testing discuss करने के बाद थोड़ा बहुत हम लोग automation की बात करेंगे कि automation testing होती क्या चीज है. और तीसरा हम लोग debugging के concept को समझने की कोशिश करेंगे और debugging के process को समझेंगे. यानी debugging, automation and जो थर्ड पार्ट मैंने आपको बताया हुआ था लेवल्स ऑफ टेस्टिंग. तो अगर मैं 3 बात बता रहा हूं तो 3 चैप्टर है, सीधे बात कर रहा हूं. ठीक है. तो अगर एज अ टेक्स्ट बुक में कहूं तो इसमें एज अ टेक्स्ट बुक जो है हम लोग योगेश सिंह का 50% ऑफ द सिलेबस मिल रहा है, तो आपको इसमें योगेश सिंह को ही मैं ज्यादातर रिफर करूंगा. फाइन. सो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट यूनिट 4. दैट्स ऑल वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन. बाय एंड हैप्पी लर्निंग.